क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो 2021 की करंट की जो क्लासेस चल रही थी उसमें अपन ने दो जो करंट की क्लासें हैं जो पीछे ले ली है, जिसमें अपन ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची की जो है संपूर्ण सूचना, तो 2021 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आ सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी अपन ने चर्चा कर ली है। आज अपन जो 2021 के करंट जीके से संबंधित जो भी विधेयक जो पारित हुए थे, कौन कौन से विधेयक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी अपन आज इसमें चर्चा करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला विधेयक जो पारित हुआ था वो हुआ था गर्भ का, जिसकी अपन बात करें गर्भ का चिकित्सकीय चिकित्सकीय गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक, गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक, जो कि सर्वप्रथम जो पारित हुआ था 2020 में हुआ था, इसलिए इसको 2020 का नाम दिया जाता है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक, जो कि सर्वप्रथम 2020 में पारित हुआ था। ये जो है 2020 में मार्च 2020 में जो है ये लोकसभा से पारित हो चुका था, लोकसभा से पारित हो चुका था। और 16 मार्च 2021 में ये जो है राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। मार्च 2020 में लोकसभा से पारित हो चुका था और 16 मार्च 2021 को जो ये विधेयक अपने राज्यसभा से भी पारित हो चुका था। इसलिए 2021 का एक महत्वपूर्ण करंट का जो है क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन जो संशोधन विधेयक है वो कब पारित हुआ था, राज्यसभा से, लोकसभा से, ये जो बातें हैं आपको पूछी जा सकती है। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहिए, गर्भ का चिकित्सकीय समापन विधेयक, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, तो मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट या बिल, मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट या बिल 2020। तो इसको अपन इंग्लिश में बोलना भी अपन ने देख लिया था कि कोई इंग्लिश का अगर स्टूडेंट अपने को देख रहा हो तो उसको भी समझ में आ जाए। तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 में इसको पारित किया गया था, सर्वप्रथम लोकसभा से पारित हुआ था, उसके बाद में राज्यसभा से पारित अभी जो है 2021 में हो चुका था, इसलिए जो है हाल ही में करंट में जोड़ा गया है। इसमें जो है क्या खास बात है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। जिसमें उद्देश्य जो रखा गया है कि 1971 का उद्देश्य क्या रखा गया कि 1971 का जो चिकित्सकीय समापन अधिनियम बिल था, जो 1971 का चिकित्सकीय 1971 का जो चिकित्सकीय समापन जो अधिनियम था उसमें क्या करना है, अपने को संशोधन करना है। जो 1971 का चिकित्सकीय समापन जो अधिनियम था उसमें अपने को संशोधन करना है। इसी उद्देश्य से क्या कौन सा विधेयक पारित किया गया, अपने गर्भ का चिकित्सकीय समापन विधेयक जो है पारित किया गया है। 1971 से पहले जो है गर्भधारण को, जो गर्भधारण होता है, जो गर्भपात होता है, इसको जो है दंडनीय अपराध माना जाता था। दंडनीय अपराध जो है 1971 से पहले इसको दंडनीय अपराध जो है इसको माना जाता था, जिसको जो है अलग अलग आईपीसी धारा इसमें जो है दंड के रूप में लगती थी। लेकिन 1971 के बाद इसमें दंड की सूची से इसको हटा दिया गया था। तो 1971 से पहले दंड की श्रेणी में आता था। अब इसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं उनकी भी अपन इसमें बात कर लेते हैं, ताकि आपके जो है इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके सभी क्लियर हो जाने चाहिए। तो 1971 से के जो उसका उद्देश्य क्या है कि 1971 के चिकित्सा जो समापन अधिनियम है उसमें जो क्या करना, संशोधन करना। प्रावधान क्या रखे गए हैं कि 24 सप्ताह तक, अगर गर्भ धारण किए हुए आपको 24 सप्ताह हो चुके हैं तो 24 सप्ताह तक भ्रूण की गर्भपात की आपको अनुमति इस बिल से आपको मिल जाती है। 24 सप्ताह तक भ्रूण के गर्भपात की जो अनुमति है आपको इस बिल से, या इस जो अमेंडमेंट पारित हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में, इससे आपको 24 सप्ताह तक भ्रूण के गर्भपात की जो अनुमति आपको इसमें दी जाती है। इसमें जो बात की गई है कि 24 सप्ताह तक अगर भ्रूण है उसका जो गर्भपात आप करा सकते हो, उसमें कोई भी दंड आपको नहीं लगेगा। जिसमें जो है 24 सप्ताह तक अगर भ्रूण के गर्भपात आप करवाते हो तो उसमें कोई दंड आपको नहीं लगेगा। अगली जो इसमें बात रखी गई है कि जो इसमें जो ये तो बिल की बात की गई, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में जो क्या सिस्टम है, वर्तमान में जो है कौन सा भी लग रहा है। वर्तमान में जो है 12 सप्ताह तक अगर किसी भ्रूण का आप गर्भपात करवाते हो,
12 सप्ताह तक अगर आप किसी भ्रूण का गर्भपात करवाते हो तो उसमें आपको एक चिकित्सक की सलाह से ही आप ये काम कर सकते हो। एक चिकित्सक की आपको सलाह लेनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ये 12 सप्ताह तक जो गए आप गर्भपात करवा सकते हो। इसको जो है अभी जो बिल के अकॉर्डिंग जो है कितने महीने कर दिया गया है, कितने सप्ताह कर दिया गया है, 24 सप्ताह तक इसको जो है बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में जो 12 सप्ताह चल रहा था इसको इस बिल के अकॉर्डिंग कितना कर दिया गया, 24 सप्ताह है। इसमें जो है 24 सप्ताह तक जो गर्भपात का जो सिस्टम है इसके लिए जो है अलग से बोर्ड गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय जो बोर्ड होगा ये कैसा होगा, राज्य स्तरीय बोर्ड होगा। तो इसके लिए गर्भपात के जो ये नियम बनेंगे, इसके लिए जो बोर्ड गठन होगा जो कि एक चिकित्सकीय बोर्ड होगा, जो कि किस स्तर का होगा, जो राज्य स्तरीय बोर्ड होगा। इसमें जो है 4 प्रकार के जो है इसमें जो सदस्य है, इसमें जो है अध्यक्ष, इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें जो सदस्य जोड़े जाएंगे, जिसमें पहला जो जोड़ा जाएगा वो स्त्री रोग विशेषज्ञ। इसमें क्या होगा, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, दूसरा जो होगा बाल रोग विशेषज्ञ होगा। पहला स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, दूसरा जो है अपने बाल रोग विशेषज्ञ होगा, तीसरा इसमें जो जोड़ा जाएगा वो जोड़ा जाएगा अपने रेडियोलॉजिस्ट इसमें जोड़ा जाएगा। और चौथा जो है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति। राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचित व्यक्ति जो है इस बोर्ड में आपके गठन, जो बोर्ड का इसमें जो है 4 लोगों से मिलकर जो है इस बोर्ड का गठन होगा, जो कि किस बिल के लिए हो रहा है, अपने चिकित्सकीय जो संशोधन विधेयक है, गर्भ का जो चिकित्सकीय समापन विधेयक है उसके लिए जो है इस बोर्ड का गठन होगा। तो इस जो ये विधेयक है इसके बारे में अपन चर्चा की कि इसमें जो कौन सा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन सभी जो बिंदु हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट, उन सभी की अपन ने चर्चा इसमें कर ली है। अपन जो दूसरा जो विधेयक पारित हुआ था 2021 में उसकी अपन बात कर रहे हैं। दूसरा जो विधेयक पारित किया गया था उसका नाम है अपने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम, NCR शासन संशोधन अधिनियम, NCR दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम, जो कि पारित हुआ था अपने 2021 में। कब हुआ था, जिसका नाम है NCR दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम। जिसकी अगर बात करते हैं कि पारित कब हुआ था, तो ये मार्च 2021 में। ये जो दोनों सदन होते हैं संसद के दोनों सदनों से क्या हो चुका था, पारित हो चुका था। संसद के दोनों सदनों से मार्च 2021 में इसको एक साथ पारित कर दिया गया है, जो कि NCR शासन संशोधन अधिनियम 2021 अपने कहलाता है। ये जो संशोधन अधिनियम है ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से जो मुख्य बिंदु है उनको शामिल किया गया है, इसके लिए जो है हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे 2018 में, इन सभी जो बिंदु है इनकी अपन चर्चा इसमें करते हुए चलेंगे। तो NCR जो संशोधन अधिनियम है इसमें होता क्या है, इसके जो मुख्य बिंदु है उनकी अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। जो इसके बिंदु है उनकी अपन इसमें चर्चा करेंगे। इसका जो पहला बिंदु है इसमें कहा गया है कि जो विधेयक, इसका जो मुख्य बिंदु है इसमें जो पहला बिंदु इसमें कहा गया है कि NCR जो दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, NCR में सरकार से तात्पर्य होगा, NCR में सरकार से तात्पर्य होगा अपने उपराज्यपाल। NCR में सरकार से तात्पर्य होगा उपराज्यपाल। जो इसका पहला जो बिंदु है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है NCR संशोधन अधिनियम का, उसमें ये कहा गया है कि NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार का मतलब होगा कि उपराज्यपाल ही वहाँ की क्या होगी, सरकार होगी। इसका जो पहला बिंदु है ये रखा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर सरकार कहलाती है तो वो क्या कहलाएगी, अपने उपराज्यपाल। इसका जो दूसरा बिंदु है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, जिसमें दूसरे बिंदु में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में यदि दिल्ली विधानसभा को जिन मामलों में कानून की अनुमति हो या कानून बना सकता है, दिल्ली विधानसभा जिन मामलों में कानून बना सकता है उसमें जो है उपराज्यपाल को अब क्या दे दी जाएगी, विवेकाधीन शक्ति दे दी जाएगी। उपराज्यपाल को अब क्या दे दी जाएगी, दिल्ली विधानसभा को जिन मामलों में कानून बनाने की शक्ति है। अब वे सभी जो है जो शक्तियां हैं उनको उपराज्यपाल को उसके अंदर क्या दे दी गई है, विवेकाधीन शक्तियां। उपराज्यपाल को कौन सी शक्तियां दे दी गई है, विवेकाधीन
शक्ति जो है उपराज्यपाल को इसमें दे दी गई है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि जो पूर्णतः जो सरकार है वो कौन कौन होगा, अपने उपराज्यपाल इसमें होगा। तो पहला बिंदु है एनसीआर में सरकार तात्पर्य होना, सरकार से तात्पर्य अपने उपराज्यपाल। दूसरा जो बिंदु है कि दिल्ली विधानसभा अगर किसी भी मामले में अगर कानून बनने की दिल्ली विधानसभा के पास शक्ति है तो वो अब किसके पास आ जाएगी, अपने पास उपराज्यपाल के पास आ जाएगी। उपराज्यपाल उस पर विवेक के अनुसार भी आदेश दे सकता है। इसका जो तीसरा बिंदु रखा गया था विधेयक में वो रखा गया अपने सरकार, जो निर्वाचित जो सरकार है या उसका किसी मंत्री, निर्वाचित जो सरकार है या उसके किसी मंत्री के द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो, मंत्री के द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो तो वो निर्णय पर कार्यवाही करने से पहले, उस निर्णय पर कार्यवाही करने से पहले अपने को किसकी सलाह जरूरी है, उपराज्यपाल की यहाँ पे क्या है, सलाह जरूरी है। तो इस जो विधेयक जो पारित किया गया उसका जो तीसरा बिंदु ये रखा गया कि सरकार, जो निर्वाचित जो सरकार है या उसका जो कोई मंत्री है जिसने कोई निर्णय लिया हो तो उस निर्णय पर कार्रवाई करने से पहले आपको जो है वहाँ के उपराज्यपाल की सलाह जो है आपको लेनी ही पड़ेगी। ये इसमें जो है तीसरा बिंदु इसमें शामिल किया गया है। ये जो है अगर बात करते हैं कि ये तीन बिंदु जो है इसमें मुख्यतः रखे गए हैं, ये रखे क्यों गए हैं इनकी भी अपन बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो संशोधन विधेयक है इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, कि उद्देश्य इसमें पारित क्यों किया गया है। तो इसका जो उद्देश्य ये रखा गया है कि जो उपराज्यपाल प्लस जो निर्वाचित वहाँ की सरकार है उसके मध्य जो द्वंद्व है या उसकी स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। उपराज्यपाल और वहाँ की जो निर्वाचित सरकार, जैसे उपराज्यपाल वहाँ के हो और वहाँ की निर्वाचित सरकार जैसे आप है, तो आप और उपराज्यपाल में कोई द्वंद्व चल रहा हो या उनकी जो स्थिति है उसको और क्लियर करने के लिए इस विधेयक को जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। ये जो विधेयक है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। कब पारित हुआ था? ये मार्च 2021 में इसमें जो है पारित हुआ था। इसके जो बिंदु है उसकी अपन ने चर्चा कर ली। इसमें जो तीन बिंदुओं को रखा गया है जिसमें जो है एनसीआर में सरकार से तात्पर्य अपने उपराज्यपाल से लिया गया है। दिल्ली विधानसभा को जिन मामलों में कानून बनाने की शक्ति है उनको जो है उपराज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्ति में ले लिया गया है। और सरकार के मंत्री द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो उस पर कार्रवाई करने से पहले आपको उपराज्यपाल से सलाह इसमें लेनी पड़ेगी। ये भी इसमें शामिल किया गया है। अपन इसमें जो है दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति है उसकी भी अपन इसमें चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति है उसमें अभी क्या है। तो दिल्ली की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा अपन इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं कि 1991 में एक संविधान संशोधन हुआ था। 1991 में एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था 1991 में? 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। इस संविधान संशोधन से एक जो है अनुच्छेद जोड़ा गया था संविधान में। कौन सा? 239 ए। कौन सा? 239 ए और 239 बी। ये दो जो है संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद जोड़े गए थे, जिसमें अपने जो काम का है 239 ए जो है संशोधन अपने अनुच्छेद जो है अपने काम का है। इसके अनुसार क्या कहा गया था? संशोधन में जो अनुच्छेद जोड़े गए थे इसके अनुसार कहा गया था कि दिल्ली में एक क्या होगी? विधानसभा होगी। दिल्ली में एक विधानसभा होगी और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया था। दिल्ली में एक विधानसभा होगी, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है 239 ए के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये बात जो है 239 जो 1991 के 69वां जो संविधान संशोधन था उसके अकॉर्डिंग जो है ये बात कही गई थी। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार जो ये संशोधन जोड़ा गया था, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार दिल्ली में जो ये बात अपने आपको समझ में आ गई कि क्या मामला था। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान स्थिति में अभी जो चल क्या रहा है कि दिल्ली में ये जो बिल पारित हुआ उसके बिंदु अपन ने समझ लिए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसकी अपन बात करें कि दिल्ली में अभी क्या चल रहा है। दिल्ली में जो है वर्तमान स्थिति के अनुसार दिल्ली विधानसभा को, जो विधानसभा बनी थी 69वें जो संविधान संशोधन है उसके अकॉर्डिंग, तो विधानसभा को पुलिस या कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस व भूमि
इन 3 से 4 बिंदुओं को छोड़ के सभी जो बाकी जो बिंदु बच गए उन सभी पे कानून निर्माण कौन कर सकता है? अपने विधानसभा है जो दिल्ली की, जो वो अपने कानून निर्माण कर सकती है। तो दिल्ली में जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि दिल्ली की जो विधानसभा है वो पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि, इन तीनों बिंदुओं को छोड़ने के बाद जो भी बिंदु बच जाते हैं उन सभी में जो कानून निर्माण की व्यवस्था है वो कौन करती है? अपनी विधानसभा द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान स्थिति ये है। इसको सुधारने के लिए जो है ये अमेंडमेंट जो बिल पारित अभी हुआ है उसकी बिंदु को अपन ने समझ लिया है। अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 2018 में जो ये अभी संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है, अभी 2021 में इसको क्यों लाया गया है। तो इसका जो पृष्ठभूमि है इसी के अंदर ये आ रहा है कि 2018 में 5 जो जज होते हैं उनकी एक कमेटी बनी थी। 2018 में 5 जजों की एक कमेटी बनी थी जिसका जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया गया था। उसमें जो 3 बिंदुओं को रखा गया था उसकी अपन बात कर लेते हैं। जो पहला बिंदु रखा गया था सुप्रीम कोर्ट में, रखा गया था कि पुलिस सार्वजनिक विभाग या व्यवस्था और भूमि, इन तीनों के अलावा पुलिस, सार्वजनिक विभाग और भूमि, इन तीनों के अलावा सभी जो बिंदु बच गए हैं उन पे जो कानून बनाने की जो अनुमति है वो किसको है? विधानसभा को है। उसके लिए जो है उपराज्यपाल की अनुमति आपको जरूरी नहीं होगी। इसके लिए क्या होगी? जो पुलिस, सार्वजनिक विभाग और भूमि के लिए जो कानून बनाने की इनको छोड़ के जो भी बिंदु बच गए उन पर सभी को कानून बनाने की व्यवस्था जो विधानसभा को दी गई। इसके लिए उपराज्यपाल से आपको सलाह नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा जो बिंदु इसमें लिखा गया था वो लिखा गया था कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के लिए उपराज्यपाल को, आपको मंत्रिपरिषद में अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो उसके लिए आपको उपराज्यपाल को जो है उसके उपराज्यपाल की आपको सलाह लेनी जरूरी इसमें कहा गया। दूसरा जो बिंदु रखा गया कि मंत्रिपरिषद या मंत्रियों द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसकी आपको जो सूचना है, जो उसकी सूचना आपको किसको देनी पड़ेगी? उपराज्यपाल को देनी ही पड़ेगी। तीसरा जो बिंदु रखा गया था इस जो फैसले में वो रखा गया था कि जो मंत्रियों और जो सरकार है, जो निर्वाचित सरकार है, उसके लिए बाह्य सहायता और सलाह है के लिए जो है जोड़ा गया था कि बाह्य सहायता और सलाह के लिए आपको उपराज्यपाल की सलाह लेनी जरूरी होती है। तो 3 में इसमें जो सहायता और सलाह के लिए उपराज्यपाल की सलाह जो आपको जरूरी होती है। मंत्रिपरिषद के निर्णय से पहले आपको जो उपराज्यपाल होता है उसकी सलाह जरूरी होती है। पुलिस, सार्वजनिक विभाग और भूमि, इनके अलावा इन तीनों के ही लिए केवल आपको उपराज्यपाल से पूछना पड़ेगा। इनके अलावा अगर आप कोई बिल ला रहे हो या आप कोई कानून बना रहे हो तो उसके लिए आपको उपराज्यपाल की अनुमति जरूरी नहीं होगी। तो ये जो है 2018 में फैसला सुनाया था 5 जजों की कमेटी ने। उसके बाद में जो है थोड़ा केंद्र और दिल्ली की जो सरकार है उसके बीच में थोड़ा उठापटक चल रहा है। इसके लिए जो ये बिल लाया गया है कि जो सरकार के रूप में उपराज्यपाल को रखा जाएगा। कोई भी बिल है तो उससे पहले उपराज्यपाल को पूछा जाएगा। सरकार के मंत्री अगर कोई निर्णय ले रहा है तो उससे पहले भी आपको उपराज्यपाल से सलाह है जो जरूरी आपको लेनी ही पड़ेगी। इसलिए जो बिल लाया गया है। तो 2021 में 2 बिल पारित हुए थे जिनकी अपन ने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अगर आपको लगता है कि ये बिल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।